हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक। तो जो वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक थी उसमें मैंने आपको बताया था कार्यात्मक फॉरमैनशिप के बारे में बताया था। तो मैंने आपको कार्यात्मक फॉरमैनशिप जो बताया था यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप, उसके बारे में बताया था। इसमें दो डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है उसको योजना विभाग कहते हैं और जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो जो मैंने आपको योजना विभाग यानी प्लानिंग डिपार्टमेंट था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसके लिए 4 नायक होते हैं। जो योजना विभाग है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसमें 4 नायक होते हैं, बॉस होते हैं। तो वो जो 4 बॉस होते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था वो कौन कौन होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कार्यक्रम क्लर्क होता है यानी रूट क्लर्क होता है। उसके बाद निर्देश कार्ड क्लर्क होता है, जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है वो भी योजना विभाग के अंदर आता है। समय एवं लागत क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, अनुशासक यानी डिसिप्लिन यानी जो फैक्ट्री डिसिप्लिन है उसको कौन देखता है, अनुशासक। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 बॉस होते हैं। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया था। पहला होता है टोली नायक यानी गैंग बॉस। उसके बाद दूसरा जो है वो होता है गति नायक यानी स्पीड बॉस। तीसरा मैंने आपको बताया था मरम्मत नायक यानी रिपेयर बॉस। और चौथा जो लास्ट अंतिम बताया था मैंने वो बताया था निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने आपको बताया था कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो मैंने आपको ये अच्छी तरह से ये भी मैंने आपको समझा दिया था यानी कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। प्रमापीकरण जो है वो क्या होता है एंड जो सरलीकरण है, जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या होता है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में अच्छी तरह से आपको बता दिया है। तो कल वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी के बारे में बताया था। जो वैज्ञानिक प्रबंध, जो टेलर द्वारा जो पद्धति हैं, जो कुछ अध्ययन किए गए हैं, जो टेक्निक बनाई गई हैं, उसमें जो तीसरी जो टेक्निक है उसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कार्य अध्ययन में यानी वर्क स्टडी। तो पहली थी कार्यात्मक फॉरमैनशिप यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप। दूसरा था कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा था कार्य अध्ययन यानी वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में हम कार्य पद्धति अध्ययन पढ़ चुके थे यानी वर्क स्टडी मेथड के बारे में जान चुके थे। उसके बाद मैंने आपको बताया गति अध्ययन यानी मोशन मेथड के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में कराया था। तो आज इसी में आता है यानी जो कार्य अध्ययन है, वर्क स्टडी है, उसमें आता है समय का अध्ययन। यानी जो टेलर साहब हैं उन्होंने जो वैज्ञानिक तकनीक में इसका भी इसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया है यानी समय के बारे में भी अध्ययन किया है। श्रमिकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया को करने में लगने वाले समय की जांच करना, उसका लेखा रखना तथा उचित समय पर निर्धारित करना समय अध्ययन कहलाता है। यानी जो आप उत्पादन क्रिया यानी जो कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, श्रमिक के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, उसमें लगने वाले समय की जांच करना कि कितना समय लगा है उसके बारे में जांच करना, उसके बारे में जानना, उसका फिर जो समय लगा है उसका लेखा करना तथा उचित समय निर्धारित करना समय अध्ययन कहलाता है। यानी उस कार्य में लगा हुए समय को ही उचित समय बोलते हैं यानी वो जो समय लगा है उसका समय का अध्ययन करना ही समय अध्ययन कहलाता है। प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे उपविभागों में विभाजित करके कर्मचारियों द्वारा लगने वाले समय को नोट किया जाता है। यानी जो उपविभाग है, छोटे छोटे उपविभाग बना दिए जाते हैं। आपने जैसे स्कूल में भी देखा जाता है, सभी जगह छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं। उसमें जो कर्मचारी द्वारा लगने वाले जो समय है उसको भी नोट किया जाता है। समय नोट करने के लिए टेलर ने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया है। यानी जो कार्य में जो समय अध्ययन किया है उसमें जो समय लगता है, समय नोट करने के लिए टेलर द्वारा स्टॉप वॉच का
प्रयोग किया गया है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। आज मैंने आपको रिवाइज के तौर पे बताया है। आगे अब जो हमने नेक्स्ट वीडियो थी उससे आगे अब हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, इस नोट के लिए समय के आधार पर ही परिमाप समय का निर्धारण किया जाता है। जो समय अध्ययन है उसमें टेलर द्वारा बताया गया है, ऐसे समय के लिए समय के आधार पर ही परिमाप समय का निर्धारण किया जाता है। समय निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो समय है उसको निर्धारित करते समय जो एक बात लिखी हुई है उसको ध्यान रखना चाहिए कि परिमाप समय का एक वास्तविक औसत समय में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। यानी जो परिमाप समय है और जो वास्तविक औसत है उस समय में बहुत अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इस परिमाप समय में श्रमिकों की कार्यकुशलता आंकी जाती है। यदि उनमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार हेतु निर्णय लिया जाता है। समय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करना है। यानी जो समय के अनुसार ही कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है, उसके अनुसार ही प्रेरक योजनाएं लागू की जाती हैं, लागू करना होता है, और श्रम लागत का निर्धारण भी समय के अध्ययन के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको तो यही पता ही है, क्योंकि समय के अनुसार कितना कार्य है उसके अनुसार जो कर्मचारी हैं उनका निर्धारण किया जाता है, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको योजना जो बनाई जाती हैं उसके बाद उनको लागू किया जाता है। और जो श्रम लागत है यानी जो कर्मचारियों की जो कॉस्ट है उसका निर्धारण भी समय अध्ययन के द्वारा ही किया जाता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो कार्य अध्ययन में मैंने जो कार्य पद्धति अध्ययन था, जो वर्क स्टडी मेथड है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया गति अध्ययन, यानी गति का अध्ययन जो होता है उसके बारे में बताया। और नेक्स्ट था समय का अध्ययन। मैंने समय का अध्ययन भी आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब हम बात करते हैं, इसी में है जो कार्य अध्ययन है, जो वर्क स्टडी है, उसी में जो नेक्स्ट है थकान अध्ययन। यानी थकान अध्ययन क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको इस स्टडी को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक जो तकनीक है जो टेलर साहब ने दी गई है ये पेपर में बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो जैसे थकान अध्ययन में लिखा हुआ है, यह एक वास्तविकता है कि एक कर्मचारी की कार्य क्षमता पूरे दिन समान नहीं बनी रहती है। आपको भी पता है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में या किसी में भी कार्य कर रहा है तो उसकी जो कार्य क्षमता है पूरे दिन एक जैसी नहीं बनी रहती है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, कोई कर्मचारी किसी कंपनी में या कहीं आपके आसपास भी कोई क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वो पूरे दिन एक समान क्षमता के सारे कार्य नहीं कर सकता है। समय के अनुसार उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण कर्मचारियों को थकान का अनुभव होना। यानी आपको पता है जब कर्मचारी पूरे दिन कार्य करेगा तो उसको क्या होगा, थकान होगी। तो एक कर्मचारी निरंतर कार्य करते हुए जैसे जैसे थकता जाता है उसकी कार्य क्षमता एवं कार्यकुशलता भी घट जाती है। तो ये आपको पता है, जैसे व्यक्ति ज़्यादा कार्य करेगा, अधिक से अधिक कार्य करता रहेगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इस संबंध में टेलर ने सूक्ष्म अध्ययन किया है, यानी जो टेलर द्वारा है इसके बारे में सूक्ष्म अध्ययन किया गया है। ज्ञात किया जा सकता है कि थकान के कई कारण हैं, जैसे लगातार कार्य करना। आपको अभी मैंने बताया पूरे दिन लगातार कोई व्यक्ति कार्य करेगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है, जो कार्यकुशलता है उसमें वो घट जाएगी, उसमें कमी आएगी। जो अनुपयुक्त कार्य करना, यानी जो कार्य उनके लायक नहीं है वो कार्य करना, या कार्य दशाएं खराब होना, जो कार्य की जो दशाएं हैं वो खराब होना, उसके कारण भी जो कार्य कुशलता है, जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आती है। तो ये तो आपको क्लियर ही है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता भी दिया है। टेलर ने निष्कर्ष निकाला है कि थकान को कम करने के लिए प्रत्येक कार्य के बीच समय पर उचित विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो टेलर है उसने बताया है थकान को कम करने के लिए अगर आप 4 घंटे वर्क कर रहे हो तो उसमें बीच में आधे घंटे का रेस्ट होना जरूरी है, टेलर द्वारा बताया गया है। टेलर ने निष्कर्ष निकाला है कि थकान को कम करने के लिए प्रत्येक कार्य के बीच समय पर उचित विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर लगातार काम करता रहेगा उसे थोड़ा आराम नहीं दिया जाएगा, उससे क्या है उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें अधिक कमी आएगी। तो उसी के लिए टेलर ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार कार्य कर रहा है तो उसे थोड़ा सा विश्राम देने की ज़रूरत होती है।
कार्यदशाओं में सुधार होना चाहिए तथा श्रमिक को उसकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो उसकी योग्यता किसी और कार्य की करने की हो और आप कोई और कार्य करा रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, उसकी कार्यकुशलता में कमी आएगी और जो वो कार्य आप अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, जिससे आपको लाभ हानि भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको जो टेलर साहब द्वारा बताया गया है तो जो उसको योग्यता अनुसार ही कार्य दिया जाना चाहिए और उसको जो कार्य दिया जा रहा है उसके बीच में समय समय पर उचित विश्राम की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी अगर उससे लगातार कार्य कराओगे तो उससे जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको थकान अध्ययन करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली यानी डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।